वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। द फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज। क्रिएटिव लर्नर से आप क्या समझते हैं? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग एंड पेंटिंग में क्रिएटिविटी दिखाने वाले या टैलेंटेड वाले क्रिएटिव हो सकते हैं। हाईली इंटेलिजेंट, कोई भी एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन जो कम इंटेलिजेंट है वो भी क्रिएटिव हो सकता है। क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है सम अनयूजुअल आइडियाज़ के साथ, कुछ असामान्य विचारों के साथ, सम वाइल्ड आइडियाज़ के साथ, परिस्थितियों को दूसरे पर्सपेक्टिव में देखने वाले को हम लोग जनरली क्रिएटिव लर्नर या ओपन एंडेड थिंकिंग से युक्त हम लोग लर्नर कहते हैं। कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन द टेस्ट। टेस्ट में अच्छे नंबर लाना ही क्रिएटिविटी नहीं है। टेस्ट में अच्छे नंबर लाना एक इंटेलिजेंसी हो सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी का सबसे पहला मतलब ही होता है कि कुछ इनोवेटिव, कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने आप को रखना है। यहाँ पे गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? लेटरल थिंकिंग इसी क्रिएटिविटी या इसी डाइवर्जेंट थिंकिंग के ही अलग नाम है। अगर हम लोग एडवर्ड डी बोनो की बात करें, बोनो दो प्रकार की थिंकिंग की बात अपने 6 थिंकिंग हैड टेक्निक में करते हैं। एक को कहते हैं लिटरल थिंकिंग, एक को कहते हैं वर्टिकल थिंकिंग। लिटरल थिंकिंग ही कहीं ना कहीं हमें क्रिएटिविटी की ओर ले जाती है। लिटरल का मतलब भी पार्श्व होता है, एडजेसेंट होता है। कई सारे विचारों के साथ किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आप रखते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है, या किसी भी परिस्थितियों को डिफरेंट परिस्थिति से या डिफरेंट तरीके से देखने का आपके पास जो गुण होता है, हम उसी को क्रिएटिविटी या उसी को आप बोल सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। इसी लेटरल थिंकिंग के लिए गिलबर्ट ने जो टर्म यूज़ किया है, हम उसे ही कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और इसी वर्टिकल थिंकिंग के लिए जो वर्ड यूज़ किया है, हम उसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसी लेटरल थिंकिंग के लिए आप अलग अलग टर्म्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं, हम इसे कई बार अनबॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं, कई बार इसे फ्लड लाइट थिंकिंग भी कहते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से किन मामलों में डिफरेंट होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल सभी इंडिविजुअल या सभी लर्नर पे लागू होता है। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, सेफालोकॉर्डल की बात करें, प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें, हेड टू टो की बात करें, सेंटर टू पेरिफेरल एरिया की बात करें, ये सभी इंडिविजुअल में देखने के लिए मिलता है। जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट की बात करें, सभी इंडिविजुअल में डेवलपमेंट की जनरल कैपेसिटीज मोर और लेस सेम होती है, उनमें स्पेसिफिक कैपेसिटी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लेकिन अगर इन सभी प्रिंसिपल्स की बात करें, इसमें रेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट प्योरली कंप्लीटली एक इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट एक्सट्रीमली वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दैट ऑल्सो मीन्स अलग अलग इंडिविजुअल में फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशो कल्चरली एंड इमोशनली डेवलपमेंट बिल्कुल वेरी करेगा। इवन अलग अलग इंडिविजुअल में ही नहीं, एक ही इंडिविजुअल में भी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो कल्चरल, इमोशनल डोमेन में भी हमें बहुत बड़े पैमाने पे डेवलपमेंटल वेरिएंसेस या डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलता है। और इसी आधार पे हम कई बार रेट ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात करते हैं। और उसमें भी अगर हम लोग बात करें इंट्रा वेरिएशन और इंटर वेरिएशन की बात करते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज रेट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, एवरी लर्नर इज यूनिक। हर लर्नर अपने आप में यूनिक होता है। यही चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी या यही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। हर लर्नर अपने आप में यूनिक है। दैट मीन्स कोई भी दो लर्नर अपने आप में सेम नहीं है। कोई भी दो लर्नर अपने आप में सेम नहीं। दैट मीन्स हर लर्नर के अपने अलग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो कल्चरल, इमोशनल डोमेन के अपने स्पेसिफिक फीचर्स होंगे। ऑप्शंस को देखें, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। जब अलग अलग लर्नर में अलग अलग एबिलिटी, इंटरेस्ट और टैलेंट की बात करते हैं तो यहीं पे मल्टीपल इंटेलिजेंस की भी बात आती है, यहीं पे मल्टीपल पैडागोजी की बात आती है, यहीं पे मल्टीपल मेथडोलॉजीज को डेवलप करने की बात आती है, यहीं पे न्यूमेरस एग्जांपल्स को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम से अटैच करने की बात आती है, ताकि अलग अलग लर्नर या फिर वहाँ पे जो हमारा एक जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ या बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ
जो हमारा सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल बच्चे का दिखता है, स्कूल में दिखता है, वहाँ पे हम उसके लाइफ से उसे वेरियस एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। ऑप्शन नंबर 2 को देखें, लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज, बच्चों में कॉमन क्वालिटीज़ होती है, तो डू नॉट लगा के ये स्टेटमेंट या फिर ये ऑप्शन प्रॉब्लमेटिक है। अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 4, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन अ हेट्रोजीनस क्लास। हेट्रोजीनस का मतलब होता है जहाँ पे बच्चों में बहुत बड़े पैमाने पे डाइवर्सिटी है, सोशियो कल्चरल की बात करें, कॉग्निटिव की बात करें, इमोशनल में तो होमोजीनस क्लास हमें नहीं मिलता। एक इंक्लूसिव क्लास की बात करें तो वो हेट्रोजीनस क्लास, और हेट्रोजीनस क्लास से ही एक टर्म आता है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी को हमारे फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन में एक चैलेंज की तरह ना देखकर उस डाइवर्सिटी को एक अपॉर्चुनिटी, उस डाइवर्सिटी को एक रिसोर्स की तरह यूज़ किए जाने की बात हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में दिखती है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी, रचनावाद को एक सिद्धांत के रूप में, क्या है रचनावाद? फोकस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, रोल ऑफ इमिटेशन पे सबसे ज़्यादा जोर अगर आप देखें तो बिहेवियरिज्म का है, लाइक सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बैंडूरा का। एम्फेसिस द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। कंस्ट्रक्टिविज्म की फिलॉसफी इसी बात पे यकीन करती है कि ज्ञान को कभी दिया नहीं जा सकता है, ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है, और ज्ञान का निर्माण भी तभी संभव है जब उसमें आपकी भूमिका एक एक्टिव लर्नर, उसमें आप एक्टिवली एंगेज हो। अगर हम यहाँ पे जिया पियाजे की बात करें और लेव सेमियोनोविच वाइगोत्स्की की बात करें तो पियाजे क्या बोलते हैं कि बच्चा एक स्मॉल साइंटिस्ट है जो दुनिया के बारे में अपने व्यू को खुद डेवलप करता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर लेव सेमियोनोविच वाइगोत्स्की के कंसेप्शन को ले, वो क्या बोलते हैं कि बच्चा दुनिया के बारे में अपने व्यू को दुनिया से डेवलप करता है। तो पियाजे बोलते हैं कि बच्चा एक इंडिविजुअल लर्नर है, वो इंडिविजुअली चीज़ों को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर वाइगोत्स्की के नोशन की बात करें तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा एक सोशल क्रिएचर है। लर्निंग एक वैक्यूम में चलने वाला सोल प्रोसेस नहीं है, इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, वो सोशल सेटअप में ही सोशल एजेंट्स के कॉपरेशन से, कोलैबोरेशन से पॉसिबल है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन को देखें, एम्फेसिस ऑन मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड टेस्टिंग थ्रू रिकॉल, मेमोराइजेशन पे जोर नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि डोंट मेमोराइज, जस्ट इंटरनलाइज। आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको इंटरनलाइज करना है, उसे याद नहीं करना है, चीज़ों को आत्मसात करने पे आपका ज़्यादा जोर होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एम्फेसिस ऑन द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर। टीचर का रोल वहाँ पे एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए, टीचर का काम वहाँ पे एक मीनिंगफुल फैसिलिटेशन का होना चाहिए रेदर देन एनी डोमिनेंट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट की बात करें या किसी भी कंसेप्ट का डेवलपमेंट, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट हमारे कॉग्निशन का पार्ट है। कॉग्निशन या कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमारे ब्रेन के या हमारे ब्रेन में जो भी 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, उसी में जो फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम कहते हैं। उसी सेरेब्रम में चलने वाली क्रिया को हम लोग कॉग्निशन कहते हैं। चूँकि दिमाग में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं, ये कॉग्निशन में या सेरेब्रम में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं उसमें थिंकिंग कॉमन होता है, इसलिए कॉग्निशन का सबसे कॉमन इंटरचेंजेबल या पॉपुलर जो टर्मिनोलॉजी वो थिंकिंग होता है। अब कंसेप्ट डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे इंटेलिजेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसी इंटेलिजेंसी से जुड़कर हमारा इंटेलिजेंट बनता है, और उसी इंटेलिजेंट से ही एक टर्म निकल के आता है उसके एडजेक्टिव फॉर्म में, हम उसी को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तो अगर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का या हमारे डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी से अच्छी तरीके से कनेक्ट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट कंसेप्ट डेवलपमेंट की बात करती है, इमोशनल डेवलपमेंट हमारे कंसेप्ट डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है। जब हम लोग बात कॉग्निशन और इमोशन की करते हैं, जब हम बात IQ और EQ की करते हैं, तो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि स्ट्रेस अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस, है ना, तनाव हमारे परफॉर्मेंस या फिर हमारे प्रदर्शन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे एज पर
दिस क्वेश्चन द बेस्ट ऑप्शन विल बी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिडिटरी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटरी को आप कैसा सोशल स्ट्रक्चर मानेंगे? हम सब एक बायोलॉजिकल बीइंग है, हमारे बॉडी में फंक्शनल यूनिट एज अ सेल होती है जो स्मॉलेस्ट होती है। अगर वो फंक्शनल सिमिलरिटी के आधार पे उनकी क्लबिंग होती है तो हम उसे टिश्यू कहते हैं। लेकिन जितने भी बायोलॉजिकल फीचर्स हैं वो एज अ जीन कोडिफाई होते हैं और वो क्रोमोसोम एज अ कैरियर के द्वारा वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, या कुछ यूँ कहिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है कि हमारे एक्स क्रोमोसोम की बात करें, XY क्रोमोसोम की बात करें, तो एक माता पिता के बॉडी में कुछ अगर बेसिक बायोलॉजिकल फीचर्स हैं तो वो क्रोमोसोम के द्वारा ही एक बॉडी से या अपने बच्चों के बॉडी में वो पेरेंट्स के बॉडी से जनरली जाएगा कहीं ना कहीं, या फिर बच्चों के बॉडी में उनके पेरेंट के बॉडी से आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर माता पिता में वो फीचर्स हैं तो बच्चों में कंफर्म वो फीचर पाया जाएगा। दैट मीन्स हेरिडिटरी को प्राइमरी फीचर मान सकते हैं, सेकेंडरी नहीं है। डायनेमिक फीचर वो नहीं होता है, लेकिन अगर माता पिता में है तो बच्चों में भी होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर 4 इसे स्टैटिक फीचर ज़्यादा माना गया है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 स्टैटिक फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हेल्पिंग लर्नर्स रिकैप्चुलेट और रिकॉल what they have already learned is important because बच्चा जो चीज़ पहले सीख चुका है और जो चीज़ आज सीख रहा है वो उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ कन्वीनियंट बिगिनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। किसी भी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की शुरुआत के लिए ज़रूरी है, जो कुछ हद तक सही हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम नॉन टू अननोन की बात करते हैं, हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हम लोकल टू ग्लोबल की बात करते हैं। तो एक क्लासरूम मैनेजमेंट की भाषा में एक शब्द लिखा जाता है जर्की ट्रांजिशन। क्या हम उसे कहते हैं? जर्की ट्रांजिशन। जर्की ट्रांजिशन का मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट की भाषा में क्या होता है कि किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को आप क्लास में सडनली डायरेक्टली तुरंत स्टार्ट मत करिए। उसी प्रीवियस टॉपिक से, प्रीवियस चैप्टर से, प्रीवियस लर्नड टॉपिक से या पढ़ाई हुई चीज़ों से उसे कनेक्ट करिए। जब तक बच्चे का प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, पास्ट अंडरस्टैंडिंग, उसके करंट, उसके प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग या चैप्टर या टॉपिक या भी कोई भी विषय वस्तु या थीम से जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक न्यू लर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो यही इसी चीज़ की बात कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 2 में दिख रही है कि रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहेंस लर्निंग। अगर आप प्रीवियस किसी भी चैप्टर या टॉपिक से या थीम से उसे कनेक्ट करते हैं तो बच्चों का एक साइकोलॉजी वहाँ पे क्या कहता है कि नहीं, ये चैप्टर हमारे लिए नया नहीं है, वो प्रीवियस चैप्टर से ही कनेक्ट हो रहा है। और इस तरीके से प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट करते हुए बच्चे में एक प्रकार की कॉग्निटिव फैमिलियरिटी डेवलप होती है, एक प्रकार का कॉग्निटिव ईजीनेस उस बच्चे के लिए होता है जो आगे के फर्दर लर्निंग को क्या करता है, ट्रिगर करता है और उससे बच्चे के लिए कॉग्निटिवली फैमिलियर बनाता है उसे। इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग द ओल्ड लेसन्स। ये सभी चीज़ें होंगी अगर ऑप्शन नंबर 4 को देखें। इट एनहेंसेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स देयर बाय स्ट्रेंथनिंग लर्निंग। देखिए मेमोरी पे जोर नहीं है, याद करने पे, रिटेंशन पे, रिटेनिंग पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। अगर NCF 2005 की बात करें तो वहाँ पे रॉट लर्निंग को ख़त्म करने की बात है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल या फिर आप बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करने की बात है। बच्चों को रटने के लिए नहीं कहा जाए, उसी चीज़ों को समझने के लिए कहा जाए। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 रिलेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहेंसेस लर्निंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियां पियाजे का। अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 years ऑफ एज अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। पियाजे के अनुसार फर्स्ट स्टेज में बच्चा सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखता है? बाय यूजिंग सेंसेस। आप सभी को पता है पियाजे का जो 4th स्टेज का जो थ्योरी है, 4th स्टेज उन्होंने दिया। बेसिकली पियाजे ने 3 स्टेज ही दिया था ओरिजिनली, उनके फॉलोअर के द्वारा एक और स्टेज को ऐड किया गया और वो स्टेज के द्वारा एक क्वालिटेटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फाइनली
फॉर्मल, ऑपरेशनल, थिंकिंग। तो फर्स्ट स्टेज को 6 फर्दर सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो पहले स्टेज में ही बच्चा कहीं ना कहीं सेंसरी एक्शन के द्वारा या सेंसोरियल प्रोसेस से और मोटर एक्शन के द्वारा या मोटर एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्शंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एज पर दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। और यहीं पे पियाजे एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब कॉग्निशन की बात करते हैं, चिंतन की बात करते हैं, और कॉग्निशन को पियाजे यहाँ पे एक्शन से जोड़ते हैं या फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ते हैं। वो क्या बोलते हैं कि कॉग्निशन इज रूटेड इन आर एक्शंस। संज्ञान है वो हमारी क्रियाओं में छुपा हुआ होता है या छिपा हुआ होता है। बच्चा अपने आसपास के वर्ल्ड को सबसे पहले अपने सेंसेरियल प्रोसेस के द्वारा, 5 सेंसेस के द्वारा और फिजिकली और मोटर कॉग्निशन के द्वारा, ग्रॉस मोटर स्किल हो, फाइन मोटर स्किल हो, इन सब चीज़ों के द्वारा अपने आसपास के वर्ल्ड को प्राइमा फसिया एक्सप्लोर करता है। बाय कॉम्प्रिहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, नहीं, ये सेकेंड स्टेज में होता है। बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, ये फोर्थ स्टेज में होता है। बाय अप्लाइंग न्यूली अक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये भी सेकेंड थर्ड स्टेज में ऑलमोस्ट होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1 बाय यूजिंग द सेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, theory of learning which totally and only depends on observable behavior is associated with dash theory of learning। जब हम लोग लर्निंग थ्योरी या लर्निंग स्कूल्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले की बात करें तो अगर हम लोग उसमें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की बात करें या जे.बी. वाटसन की बात करें, जिसमें बिहेवियरिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि जो बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ जो लर्निंग था, उन्होंने एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया, लेबोरेटरिकल एक्सपेरिमेंट उन्होंने एनिमल्स पे किए और उससे जो रिजल्ट निकला उससे उन्होंने सिंपली ह्यूमन पे लागू करके उन्होंने ह्यूमन लर्निंग का या लर्निंग का उन्होंने थ्योरी दिया। लेकिन जब उन्होंने लेबोरेटरिकल एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें 2 बातों पे उन्होंने जोर दिया। ऐसा बिहेवियर जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऐसा बिहेवियर जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है और ऑब्जर्व करने के बाद जिसे वेरीफाई किया जा सकता है या जिस बिहेवियर को मेज़र किया जा सकता है। दैट मीन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग का जोर उस बिहेवियर पे था जो अपनी नेचर में ऑब्जर्वेबल हो, पहली बात, और ऑब्जर्वेबल के साथ साथ अपने नेचर में मेजरेबल और वेरीफाइबल भी हो। तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एज वेल एज वेरीफाइबल बिहेवियर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग द राइट ऑप्शन विल बी बिहेवियरिस्ट और बिहेवियरिज्म। तो यही सबसे ज़्यादा जोर यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेबल और वेरीफाइबल बिहेवियर पे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज का है, फ्रॉम एनसीएफ 2005 चैप्टर नंबर 3। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज। आप सभी को पता है इंडिया में सिर्फ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी ही नहीं है, उसी सोशियो कल्चरल का सबसे यूनिक फीचर जो लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट है, उसमें भी डाइवर्सिटी पाई है। तो इंडिया एक मल्टीलिंगुअल बायलिंगुअल कंट्री जिसमें हमें बहुत बड़े पैमाने पे भाषिक विविधता देखने के लिए मिलती है। तो भाषिक विविधता को या मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर को, भाषिक या बहुभाषिक चरित्र को हम अपने सिस्टम के लिए या हम अपने सीखने सिखाने के तंत्र के लिए किस तरीके से देखते हैं। अ हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वे एक बैरियर या चैलेंज नहीं है। अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, हमारे स्कूल लाइफ को वो एनरिच कर सकता है। अ चैलेंज बिल्कुल भी नहीं है। अ फैक्टर दैट मेक्स स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर्स। देखिए अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो वो हमारी स्कूली एक्सपीरियंस को या स्कूली लाइफ को एनरिच करता है, हमें सीखने सिखाने का बहुत सारा माध्यम देता है। देखिए भाषा ही किसी संस्कृति को, किसी समाज को देखने का, समझने का सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं वो विंडो है। कहा भी जाता है कि किसी भी भाषा को समझते हैं तो उसके संस्कृति को समझते हैं, क्योंकि संस्कृति किसी भी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता। अगर ऑप्शन नंबर 4 को देखें, एक फैक्टर दैट मेक्स स्कूल लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, स्कूल लाइफ को वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, स्कूल लाइफ को वो सूदिंग बनाता है, स्कूल लाइफ को वो स्मूथ बनाता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्रिएटिविटी की बात करी, तो वहीं पे एक टर्म आया था ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है,
एसे टाइप क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट आंसर की बात करें, लॉन्ग आंसर की बात करें या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हमें अपने अकॉर्डिंग कुछ लिखने के लिए दिया जाता है, जहां पे हमें ऑप्शंस में सीमित नहीं किया जाता है, जहां पे हमारे आंसरिंग में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, वहां पे एक प्रकार का सब्जेक्टिव नेचर होता है, वहीं पे हम अपनी बात को, वहीं पे हम अपने कुछ यूनिक, वाइल्ड, अनयूजुअल आइडियाज को ओपन एंडेड क्वेश्चंस के द्वारा रख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं होगा, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो सकते जनरली, और हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम, देखिए डिसिप्लिन क्लासरूम होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें भी बच्चों को कुछ नया करने के लिए प्रमोट किया जाए, समथिंग वाइल्ड आइडियाज या कुछ नए आइडियाज को देने के लिए कहा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादा बेहतर होते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय। देखिए जब हम लोग डायग्नोस्टिक टीचिंग की बात करते हैं और उसके साथ साथ फिर हम लोग रेमेडियल टीचिंग की बात करते हैं, तो डायग्नोसिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक लर्निंग गैप को, किसी स्पेसिफिक स्पेशल लर्निंग रिक्वायरमेंट को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, और फिर वहाँ पे उस बच्चों के लिए स्पेशली उस बच्चे की हेल्प करना, चाहे वो टीम टीचिंग करके करें, चाहे वो ब्रिज कोर्स करके करें, चाहे वो आप बोल सकते हैं पीयर लर्निंग के द्वारा कराएं, पीयर ट्यूटरिंग के द्वारा कराएं, कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा कराएं। तो यहाँ पे डायग्नोसिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि उस पर्टिकुलर उस एरिया को फाइंड आउट करना जहाँ पे बच्चे को दोबारा सीखने की जरूरत है या किसी कारण से बच्चा उस लर्नड कंसेप्ट में कठिनाइयों को फेस कर रहा है या फेस कर रही है। तो एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, ये हो सकता है कि एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स की जरूरत है वहाँ पे। इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस जरूरी नहीं है वहाँ पे, जब तक बच्चे को उस कंसेप्ट को हम दोबारा वहाँ पे रीबिल्ड ना करें, दोबारा ना समझाएं, तब तक वहाँ पे फर्दर लर्निंग का कोई मतलब नहीं बनता है। सिस्टमेटिक रिविजन ऑफ ऑल लेसन्स एंड द रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू लर्नर एंड पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें व्यर्थ है जब तक बच्चा खुद अपने आप को वहाँ पे कंफर्टेबल फील ना कराएं। उसके लिए ज़रूरी है कि उस एरिया को सबसे पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग के द्वारा या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के द्वारा, जो अपने नेचर में इंफॉर्मेटिव होता है, हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे, उसके द्वारा उस स्पेसिफिक एरिया को फाइंड आउट किया जाए और फिर वहाँ पे लर्निंग कराने के लिए हम स्पेसिफिक मेजर्स, टीम टीचिंग, पीयर लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग उसके द्वारा करा सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर्स टू, बच्चा अगर अपना सेल्फ रेगुलेशन करता है, जो भी चीज़ कर रहा उसे अपने तरीके से रेगुलेट करना, उसे ऑब्जर्व करना, उसको मेंटेन करना, कहाँ पे किस प्रकार की चीज़ों की और ज़रूरत है, कहाँ पे हम और अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे हमें अपने आप को और अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, सेल्फ रेगुलेशन एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा बच्चा अपने लर्निंग को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, नो। रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी, नो। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, देखिए जब सेल्फ रेगुलेशन की बात आती है तो सेल्फ रेगुलेशन से ये कंसेप्ट भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्राइमा फसिया सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि बच्चे को क्या लर्न करना है, बच्चे को कहाँ पे डिफ़िकल्टी है, बच्चा चीज़ों को किस तरीके से देख रहा है, ये उसे अपने लेवल पे तय करना है। उसे बच्चे को ये बखूबी पता है कि उसे और क्या सीखने की ज़रूरत है, किस एरिया में उसे स्पेशल डिफ़िकल्टी उसे महसूस हो रही है। इन सब चीज़ों को बच्चा अगर आइडेंटिफाई कर पाता है, अपने लर्निंग के नेचर को रेगुलेट कर पाता है, तो इसे ही सेल्फ रेगुलेशन हम जनरली कहेंगे। सो द एज पर दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट नहीं होता है, अर्थात टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है या क्या बच्चों को ऐसा करने के लिए बोल रहा है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग प्रोमोट नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटेट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 देखें, आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ फेनोमेना और कंसेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। अब देखिए बच्चे को किसी भी फेनोमेना के बारे में अपने विचार बताने के लिए कहा जा रहा है, तो बच्चा अगर अपना विचार बताएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझा जरूर होगा। टीच स्टूडेंट टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट हाउ अ लॉ वर्क्स। अब देखिए बच्चा समझा हुआ है तो ही बच्चा यहाँ पे एग्जाम्पल कोट कर पाएगा, ये भी बिल्कुल सही है।
हेल्प लर्नर सी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज। अब देखिए, अगर बच्चा समझा हुआ है तो बच्चा वहाँ पे सिमिलर, डिसिमिलर, होमोजीनस, हेट्रोजीनस फीचर्स को, कंटेंट को अलग अलग करके देख सकता है, और इसके आधार पे अगर सिमिलैरिटी निकालनी हो तो एनालॉजीज देख सकता है। अगर कुछ चीज़ें सिमिलर है, किन चीज़ों में सिमिलैरिटी है, किन चीज़ों में डिसिमिलैरिटी है, तो बच्चा वहाँ पे इजीली कंपैरिजन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 पे विचार करें, एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज। अब देखिए, हर जगह मेमोराइज पे जोर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीएफ 2005 बिल्कुल भी मेमोराइज करने पे जोर नहीं देता है, और ना ही आपको बच्चे को ऐसा करने के लिए फोर्स करना है। तो मेमोराइजेशन कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी चीज़ों को मेमोराइज करने पे जोर ना दिया जाए, ऑलवेज जोर इंटरनलाइज करने पे दिया जाए, और वो कहीं ना कहीं हमारे अंडरस्टैंडिंग से होके जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब क्या ये मान लें कि लर्निंग नहीं हुई है। देखिए, कई बार क्या होता है कि मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी। हम सभी मिस्टेक्स को बेशक लर्निंग ना माने, लेकिन कुछ मिस्टेक्स की बात करें तो वो लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है। आप सभी मिस्टेक्स को बेशक आप मत मानिए, लेकिन कुछ मिस्टेक्स को आपको लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानना होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखें, लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर। अब देखिए, कहा जाता है कि एक अच्छी लर्निंग, एक बेहतर लर्निंग, एक कॉग्निटिवली फैसिलिटेटेड लर्निंग इमोशनली फैसिलिटेटेड, इमोशनली सस्टेन्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे तरीके से गो थ्रू करता है। अगर हम कॉग्निशन और अगर हम इमोशन की बात करें, फिर यहाँ पे वही एग्जांपल आता है कि स्ट्रेस अफेक्ट्स आर कॉग्निशन। यहाँ पे अगर कॉग्निशन की रिगार्डिंग अगर हम आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करें, और अगर इमोशन की रिगार्डिंग इमोशनल क्वेश्चन की बात करें, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। कहा जाता है कि अगर इमोशनल क्वेश्चन की बात करें और इसी को अगर हम लोग अफेक्टिव डोमेन से कनेक्ट करते हुए इसे मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करें, जो एक इंटरनल एनर्जेटिक फोर्स की तरह काम करता है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, या किसी भी काम को करने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोटिवेशन को भी देख सकते हैं कि वो हमारे इंटेलिजेंसी को, वो हमारे कॉग्निशन को, वो हमारे एक्टिवनेस को, वो किसी भी काम में हमारे एक्टिव एंगेजमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर। बिल्कुल अफेक्ट होता है, तो नॉट ऑप्शन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। लर्निंग इज फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी होती है, लेकिन वो हमारे एक्शंस, वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी से भी बहुत हद तक क्या होती है, गवर्न होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question, human development is based on certain principles. Which of the following is not a principle of human development? कौन इसमें human development का principle नहीं है? Continuity और development is lifelong from conception to death, बिल्कुल सही है। Sequentiality की बात करें तो cephalocaudal और proximodistal बिल्कुल सही है। जनरल टू स्पेसिफिक की बात करें, हर चीज़ बच्चे के लिए पहले जनरलाइज होती है, बाद में वो स्पेसिफिकेशंस की ओर बढ़ता है। हर प्रकार की चीज़ों के लिए बच्चे का पहले एक जनरलाइज इमोशन शुरू में होता है, और बाद में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, डिफरेंट फेनोमेना के लिए, डिफरेंट इवेंट्स के लिए वो अलग अलग इमोशनल स्पेशलाइजेशन को वो क्या करता है, डेवलप करता है या डेवलप करती है। लेकिन डेवलपमेंट कभी भी रिवर्स नहीं होता है, कभी भी वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होना चाहिए? टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ लर्नर, बच्चे की गलतियों को उभारना। देखिए, गलतियां सीखने का एक हिस्सा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। फॉर्मेटिव में हम लोग क्या देखते हैं कि लर्निंग इवैल्यूएशन को एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को फॉर्मेटिव, कंस्ट्रक्टिव,
टू प्रूफ नहीं बोल के टू इम्प्रूव अपने आप को बोलते हैं फॉर्मेटिव में। लेकिन समेटिव की बात करें तो वहाँ पे लर्निंग और इवैल्यूएशन बिल्कुल अलग अलग है, वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना होता है, इसलिए वहाँ पे हम निचोड़ की बात करते हैं, अपने आप को साबित करने की बात करते हैं। तो एरर्स ऑफ लर्नर को एक इम्प्रूवमेंट के माध्यम की तरह देखा जाए। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, बच्चे के अचीवमेंट को लिए सिर्फ असेसमेंट नहीं होना चाहिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी होना चाहिए। टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, एंड द लास्ट वन इज टू डायग्नोस एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं असेसमेंट, तो असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं होता है। अगर आगे बढ़ने के लिए कुछ दिक्कतों पे, कुछ आप बोल सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ वाले एरियाज़ को अगर फाइंड आउट करके उस पर दोबारा रीलर्न करना, दोबारा नई सिरे से काम करना, तो डायग्नोस का मतलब होता है अपने लर्न एरिया को फाइंड आउट करना और उस पर काम करना। तो डायग्नोसिंग लर्निंग, रेमेडियल टीचिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट या हमारे कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट, या इसे यूँ कहिए आप असेसमेंट फॉर लर्निंग से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रहा है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर disabled children aims at providing educational opportunities to children with disabilities in। स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था या उनके अधिगम की व्यवस्था कहाँ पे होनी चाहिए। जब हम लोग स्पेशल नीड्स से शुरू करते हुए इंक्लूसिव फिलॉसफी की ओर बढ़ते हैं तो 4 मेजर हमें सेटअप दिखता है। सबसे पहले स्पेशल स्कूल्स, देन मेन स्ट्रीमिंग, देन इंटीग्रेशन, एंड द फाइनल वन इज इंक्लूजन। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, स्पेशल स्कूल, ओपन स्कूल, ब्लाइंड रिलीफ स्कूल्स, ये सारे अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन या फिलॉसफी ऑफ एक्सक्लूजन की ओर लेके जाते हैं। लेकिन एज पर फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन, उन स्पेशल बच्चों के लिए भी शिक्षा या सीखने सिखाने की व्यवस्था उस रेगुलर स्कूल में ही होनी चाहिए। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher wants to the gifted children of her his class to achieve their potential. Which of the following should she not to do achieve her objective? एक शिक्षक ये चाहती है कि उनका गिफ्टेड बच्चा कुछ अचीव करे अपनी संभावनाओं के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, उसे क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, टीच देम टू एन्जॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए, जब एन्जॉयमेंट की बात आती है तो एन्जॉयमेंट का मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक टास्क है, और इंट्रिंसिक का मतलब ही क्रिएटिव है, क्रिएटिव का मतलब भी एक इनर पोटेंशियल से काम करना है, और वही कहीं ना कहीं बच्चों को गिफ्टेड नेचर की ओर लेके जाता है। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, बच्चे को कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है, बिल्कुल ये है। सेग्रीगेट, ये नहीं होना चाहिए, यही टर्म प्रॉब्लमेटिक। आप हर एक ऑप्शन में देखिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में लगेगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो सेग्रीगेशन का मतलब ही एक प्रकार का एक्सक्लूडिंग है, एक प्रकार का उसे अलग करना है। तो इंक्लूजन में शामिल करते हैं, इंक्लूजन में एम्ब्रेस करते हैं, शामिल करते हैं, ना कि बाहर करते हैं। इसलिए एनसीएफ 2005 का इंक्लूजन कहता है एम्ब्रेसिंग ऑल, दैट मीन्स नॉन एक्सक्लूजन ऑल्सो। हर किसी को शामिल करो, दैट मीन्स किसी को बाहर मत करो। सो ऑप्शन नंबर 3 इज प्रॉब्लमेटिक। एंड ऑप्शन नंबर 4, चैलेंज देम टू एनहेंस देयर क्रिएटिविटी, जो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is not a characteristic feature of intrinsically motivated children? Intrinsically motivated children का कौन सा फीचर नहीं है? आपको पता है मोटिवेशन का 2 लोकस होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल लोकस होता है तो उसे इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और एक्सटर्नल लोकस होता है तो उसे एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। किसी भी काम को अब उस काम में छिपी हुई खुशी के लिए करना, ना कि उस काम के एंड स्टेट आउटकम के लिए करना। किसी काम को करने से आपको खुशी मिलती है तो वो इंट्रिंसिक है, लेकिन किसी काम को करने के बाद उस काम का रिजल्ट अगर आपको हैप्पी करता है या आपको सैड करता है तो वो एक्सट्रिंसिक है यहाँ पे। तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन का कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर 4 से देखें, दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, बिल्कुल सही है। अगर कोई भी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चा होगा तो काम को करने की ही खुशी उसकी अपने आप में होगी। तो चैलेंजिंग टास्क हो चाहे वो इजी टास्क हो, उसके लिए अपना इंटरेस्ट हो सकता है।
दे डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी। जब हम किसी भी काम को खुद की खुशी के लिए करते हैं तो वहाँ पे एक अलग लेवल ऑफ हमें एनर्जी दिखता है। दे एन्जॉय, देखिए एन्जॉयमेंट की बात, एन्जॉय की बात करें, एनर्जी की बात करें और चैलेंजिंग टास्क की बात करें, इन तीनों को आप एक ही क्लब में फिट करके देखिए तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंट्रिंसिक नेचर के साथ कनेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी काम को खुशी से करें तो उसमें सफलता मिले ही। सफलता कोई ज़रूरी नहीं, सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। दे सक्सीड मे बी, बट दे ऑलवेज सक्सीड, इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा असेसमेंट जो लर्निंग के साथ साथ इवेल्युएशन प्रोसेस करते हुए हमें कुछ नई चीज़ों को फॉर्म करता है, हमें कुछ नई चीज़ों को बनाता है। सो हम इसे कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट भी कहते हैं, हम इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं, और इसी के द्वारा कहीं ना कहीं हमारा डायग्नोस्टिक लर्निंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग का कंसेप्ट भी आगे बढ़ता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा टूल नहीं है? असाइनमेंट बिल्कुल है, ओरल क्वेश्चंस ये भी है, क्विज एंड गेम्स की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 ये सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के इफेक्टिव टूल्स हैं। अगर इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सीबीएसई के सीसीई मैनुअल को आप ज़रूर पढ़िए, आपको गूगल में मिल जाएगा। आप सीबीएसई के सीसीई मैनुअल को ज़रूर पढ़िए। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, टर्म टेस्ट की बात करें, वो कहीं ना कहीं हमारे समेटिव असेसमेंट की का कंसेप्ट होता है, या समेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। टर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी स्कूलों में आवधिक परीक्षाएं होती हैं जिसके द्वारा हमें इम्प्रूवमेंट उतना नहीं होता, हम जो भी पहले इम्प्रूव कर चुके हैं हमें वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना होता है कि हमने कितना लर्निंग आउटकम हुआ, हमने कितना गेन किया, हमने कितना एक्वायर किया, हमने कितना अचीव करा वहाँ पे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टर्म टेस्ट की बात करें वो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल एज पर सीसीई मैनुअल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर शुड नॉट बी एनकरेज। लर्नर को आप किस चीज़ के लिए मोटिवेट या एनकरेज नहीं करेंगे? यहाँ पे नॉट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेरी नेचर का है, अगर प्रॉब्लम पोजिंग है, अगर वो सवालों को रख रहा है, दैट मीन्स हम लोग जब असेसमेंट इन लर्निंग की बात करते हैं, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग के साथ असेसमेंट इन लर्निंग की भी बात असेसमेंट पैराडाइम में सीसी मैनुअल में होती है। तो कहा भी जाता है कि किसी भी कंसेप्ट का जवाब देना थिंकिंग की रिक्वायरमेंट करता है, लेकिन किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से लर्न करने के बाद उसमें से क्वेश्चन फ्रेम करना वो एक अलग ही लेवल पे थिंकिंग की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप वर्क। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चनिंग में आपका अगर इंटरेस्ट है और ग्रुप वर्क के साथ अपने अलग कलीग्स को भी, अपने पीयर ग्रुपिंग में भी इस आप बोल सकते हैं इस हैबिट को अगर आप प्रोमोट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। पार्टिसिपेट इन एज मेनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज पॉसिबल। अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ अपने कंसेप्ट से दूसरे को उसको जोड़ने का मौका देता है, अलग अलग एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा अगर हमें सोशलाइज होने का, औरों से जुड़ने का, जो भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, जो भी हमारे बाइसेस हैं, उनको अगर ख़त्म करने का मौका देता है, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए स्कूली एक्टिविटीज़ अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से सोशलाइजिंग माध्यम का भी मौका अपने बच्चों को बाकी लोगों के साथ घुलने मिलने का देता है। एंड ऑप्शन नंबर 4, मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चंस विच द टीचर में आस्क। अब देखिए, मेमोराइजिंग कंसेप्ट हर जगह ऑप्शन में कहीं ना कहीं तरीके आ रहा है। मेमोराइजिंग को किसी भी तरीके से आप जस्टिफाई मत करिए यहाँ पे, क्योंकि बच्चे को रटंत विद्या नहीं सिखाना है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग पे जोर देना है। और कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिस में भी, सीखने सिखाने में भी बच्चे को समझाने वाले दृष्टिकोण पे जोर होना चाहिए। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो इस वीडियो में इतनी ही बातें। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के इन सभी क्वेश्चन से जोड़कर आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। इस वीडियो में इतनी ही बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के सीरीज के साथ। तब तक के लिए रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।